हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय, योर सीआईबी मेंटर, और मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं आज मॉड्यूल डी की कंप्लीट रिवीजन फॉर योर बीआरबीएल सब्जेक्ट। आप सभी को पता है मॉड्यूल डी आपका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ब्लॉकबस्टर है। तो आज का ये रिवीजन सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ब्लॉकबस्टर ही रहने वाला है। हर एक यूनिट्स को, हर एक चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आज हम कवर करने वाले एक ही सेशन में। एंटायर मॉड्यूल डी का आपका कवरेज होने वाला है, तो लास्ट तक बस बने रहिएगा। हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इसी सेशन में हम कवर करेंगे। तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिए और बताइए कि सर आज हम यहां पे करने वाले हैं बीआरबीएल के मॉड्यूल डी के अमेजिंग तरीके से रिवीजन। सारे ही यहां पे कंप्लीट कवरेज होने वाले यूनिट्स के आपके एक ही सेशन के अंदर में फॉर योर बीआरबीएल के मॉड्यूल डी, अगर आप टारगेट करो सीआईबी जून 2025 के एग्जाम को। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहा हूं लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। जैसे कि हमने मॉड्यूल ए बी सी के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कर लिए, तो लास्ट मॉड्यूल बचता है अब आपका मॉड्यूल डी। इसके भी सारे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहां पे हम कवर करने वाले हैं, बस लास्ट तक आपको बने रहना है। सो आई होप सेशन को कर दिया होगा लाइक और आपने शेयर भी कर दिया होगा। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको यह सेशन कैसा लगा। बाकी रही बात ई पीडीएफ की, तो इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे, इसका ई पीडीएफ नोट्स को ऑलीबोर्ड के एप्लीकेशन में कोर्स सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड करना ना भूले। अब चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ए मोर फर्दर टाइम। लेट्स वी आर स्टार्टिंग द सेशन। आज हम यहां पे क्या करेंगे सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज करने वाले हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ही हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका दो भागों में बटा हुआ है। एक है आपका जनरल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में ही एक कॉन्ट्रैक्ट आता है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। सीखते हैं सर प्लेज के बारे में, अंडरस्टैंडिंग करेंगे क्या होता है प्लेज, क्या चीज है हमारे पास प्लेज, क्या पढ़ना है सर इसके अंदर में। तो प्लेज का मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसका मतलब होता है सर यहां पे कोलैटरल बाय गिविंग अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इन सिंपल शॉर्ट मीनिंग। तो हमारे पास प्लेज का मतलब क्या है, तो प्लेज में अगर मैं देखूं तो इसका मतलब होता है इट इज अ बेलमेंट ऑफ गुड्स। इट इज अ व्हाट, इट इज अ बेलमेंट ऑफ गुड्स यानी सर गुड्स की बेलमेंट करना। और बेलमेंट का मतलब क्या होता है सर, बेलमेंट का मतलब होता है गुड्स की डिलीवरी करना। अब सर ये डिलीवरी की बात कर रहे हो तो डिलीवरी का मतलब क्या होता है। देखो डिलीवरी आपके तीन तरीके से होती है, मैंने आप लोगों को करवाया था। कौन सी, एक होता है आपका सर एक्चुअल डिलीवरी, एक होता है आपका सिंबॉलिक डिलीवरी, और एक होता है आपका कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो सर ये तीन टाइप के डिलीवरी आपके कहीं ना कहीं फॉल्स होते हैं। मतलब बेलमेंट करना गुड्स की इन सिक्योरिटी ऑफ, इन द सिक्योरिटी ऑफ some amount of debt, some amount of debt obtained for the purpose of repayment on a specific date। देखिए हमारे पास ये कह रहा है कि सर प्लेज का मतलब होता है आपका बेलमेंट ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स की क्या करना, बेलमेंट करना। अब बेलमेंट मतलब मैंने आपको बताया, बेलमेंट का मतलब होता है सर डिलीवरी करना। अब डिलीवरी आपका एक्चुअल भी हो सकता है, सिंबॉलिक मतलब क्या हो गया, सिंबॉलिक मतलब कोई की दे देना सर। रियल टाइम डिलीवरी नहीं होता, यहाँ पे आपने गोडाउन की दे दिया या आप यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट करवा दिया किसी भी थर्ड पार्टी से, यो भी आपका बेलमेंट के अंदर में ही आ जाएगा। और ये फिजिकल पोजेशन आप लोगों ने दे दिया, दैट इज दी व्हाट, दैट इज योर बेलमेंट। और गुड्स, गुड्स मतलब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकती है, वो आपका गुड्स माना जाएगा। अब हम देख क्यों रहे हैं सर, क्योंकि सर उसके बदले में हमने कहीं ना कहीं लोन लिया हुआ है और उसकी सिक्योरिटी के लिए कि हम उसे रीपेमेंट डेट, ड्यू डेट पे रीपे कर पाए, इस पर्पस के लिए हमने यहाँ पे क्या दिया है सर, उसकी
सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड की है। ये आपका होता है यहाँ पे हमारे पास प्लेज का सबसे असेंशियल इंग्रेडिएंट्स। आई होप यहां तक की कहानी आप लोगों को एकदम समझ में मक्खन की तरह आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ये आपका यहां पे माना जाता है प्लेज। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे केस स्टडीज हमें करना है, तो यहां पे एक एग्जांपल ले ले सर, एग्जांपल से और भी सारी चीजें कवर होगी। चलो एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। देखिए हमारे पास है यहां पे मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स जाता है किसके पास? मिस्टर एक्स जाता है यहां पे कोटक महिंद्रा बैंक के पास। कोटक महिंद्रा बैंक इसको प्रोवाइड करती है क्या? लेट्स सपोज यहां पे 10 लाख रुपए का यहां पे लोन प्रोवाइड किया, और मिस्टर एक्स ने यहां पे क्या प्रोवाइड कर दिया? मिस्टर एक्स ने यहां पे प्रोवाइड किया गुड्स, क्योंकि वैसे तो भाई कोटक महिंद्रा बैंक नहीं देगी, तो इन्होंने कोई मूवेबल गुड्स की बात की गई है। देखो प्लेज के अंदर में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, बेलमेंट ऑफ गुड्स, और गुड्स वही जो कि मूव कर सकती है, क्योंकि इमोल प्रॉपर्टी गुड्स आपके ऑलरेडी कवर्ड है किसके अंदर में? आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कवर्ड है। तो गुड्स में आपके सिर्फ और सिर्फ यहां पे जो आएंगे वो मूवेबल गुड्स ही आएंगे, इसके अलावा और कोई भी नहीं आ सकता। सो ओनली एंड ओनली द मूवेबल गुड्स कैन बी फॉल अंडर दिस परव्यू ऑफ प्लेज ओवर हियर। तो यहां पे उन्होंने मूवेबल गुड्स की क्या दी है सर? यहां पे सिक्योरिटी दी है जिसकी वैल्यू 10 लाख या उससे ऊपर ही होगी ऑब्वियसली। ये आप ले लो तो ज्वेलरी ले लो, ज्वेलरी भी मूवेबल गुड्स ही आपका हो गया। तो मान लो इन्होंने यहां पे 10 लाख की या 12 लाख की ज्वेलरी दी है। अब इस सिचुएशन में बैंक की क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी कि सर जब भी ड्यू डेट आएगा तो ड्यू डेट पे आप हमारे क्या कर दीजिएगा? ड्यू डेट पे यहां पे आप लोगों को पेमेंट करना है, और ड्यू डेट पे जैसे आपने पेमेंट किया तो मैं आपको यहां पे गुड्स दे दूंगा। इस सिचुएशन में जो हमारे पास यहां पे मिस्टर एक्स की पोजीशन है ना, मिस्टर एक्स की पोजीशन को यहां पे हम बोलते हैं प्लेजर, जिसे और भी यहां पे हम पाउनर कह सकते हैं। तो प्लेजर और पाउनर भी इनको यहां पे बोला जाता है। दूसरी तरफ हमारे पास आता है सर कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक को यहां पे बोला जाता है आपका क्या? प्लेजी, या फिर इसे पाउनी भी बोला जाता है। तो पाउनी और प्लेजी भी इनको यहां पे बोला जाता है, जो भी ठीक लगे आप इसको यहां पे कह सकते हो। ये आपका पूरा क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज यहां पे हो गया। ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज हमें समझ में आ गया। देखिए हमारे पास एक चार्ट, इस चार्ट से आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो एक है हमारे पास पाउनर, जो कि गुड्स को क्या कर रहा है सर? प्लेज कर रहा है। किस पर्सन को? पाउनी को, पर्सन को। और देखो एक और चीज है, मैं आपको बताना भूल गया, यहां पे जो मूवेबल गुड्स जो होगी ना, ओनरशिप किसके पास होगी? तो यहां पे एक चीज लिख लीजिए कि ओनरशिप ऑलवेज भी प्लेजर के पास ही रहता है। तो अगर मैं ओनरशिप की बात करूं, ओनरशिप ऑफ गुड्स की बात करूं, तो ओनरशिप ऑफ गुड्स हमेशा मिस्टर एक्स के पास ही रहेगा। जो मिस्टर एक्स यहां पे कोटक महिंद्रा बैंक को देगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा। यहां पे एक स्पेशल प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर होती है। देखिए प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है सर? प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप होता है। तो ओनरशिप ऑफ गुड्स बोलो या उसे आप प्रॉपर्टी बोलो। तो प्रॉपर्टी हमेशा आपके दो टाइप के होती है, एक होती है आपकी जनरल प्रॉपर्टी, एक आपका होता है क्या? जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी आपका जो रियल ऑनर है, और दूसरा आपका यहां पे आता है स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी वो जो कि आपका स्पेसिफिक इंटरेस्ट को दर्शाता है। स्पेशल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक इंटरेस्ट को दर्शाता है। तो ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट है और यहां पे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है। तो जिसके पास जनरल प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में रियल ओनर होता है। तो ये एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इसके पास होता है, और स्पेशल प्रॉपर्टी में सिर्फ एक स्पेशल इंटरेस्ट ही हमारे पास होता है। ये चीज आप लोगों को यहां पे समझ में आ गया होगा। इस पे भी आप लोगों पे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो जो भी पर्सन गुड्स दे रहा है उसे प्लेजर बोलेंगे, जिसको दिया जा रहा है उसे प्लेजी बोलेंगे, इन ग्रांट ऑफ लोन, और उसकी सिक्योरिटी के पर्पस ही दे रहे हैं। तो हमारे पास प्लेज क्या होता है, आइए इसको ध्यान से समझें। तो जब भी मैं प्लेज की बात करूं तो प्लेज का मतलब होता है सर बेलमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स का बेलमेंट करना फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग। किसके लिए सर? यहां पे हमने गुड्स बेल किया,
सिक्योरिटी के लिए, फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट, की मैं यहां पे आपको ड्यू डेट पे डेट की रीपेमेंट कर दूंगा, उस पर्पस के लिए मैं गुड्स की बेलमेंट कर रहा हूं। और इसमें सर 3 चीजें आपकी एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एक वैलिड प्लेज तभी होगा जब आप उस गुड्स की बेलमेंट कर रहे हो, उस बेलमेंट मतलब गुड्स की ट्रांसफर कर रहे हो, गुड्स की डिलीवरी दे रहे हो, ठीक है ना। तो यहां पे आप डिलीवरी भी लिख सकते हो, और वो डिलीवरी आपकी 3 तरीके से होती है जो मैंने आपको बताया। एक है सर आपका यहां पे एक्चुअल डिलीवरी, एक है आपका सिंबॉलिक, और तीसरा है आपका यहां पे कंस्ट्रक्टिव। तीन टाइप की आपकी डिलीवरी यहां पे मानी जाती है। तो बेलमेंट ऑन और बिहाफ ऑफ डेटर होना चाहिए। और तीसरी चीज आपका होता है सर बेलमेंट इसलिए कर रहे हैं सो दैट हम यहां पे गुड्स की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाए और हम ड्यू डेट पे अपने डेट की रीपेमेंट कर पाए। दैट्स व्हाई द रीजन यहां पे बेलमेंट और प्लेज आपका किया जाता है। देखिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास क्या आया, तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक आइडेंटिफाइड चैटल का होना चाहिए, मतलब एक हमेशा आइडेंटिफाइड गुड्स का होना चाहिए। मतलब फ्यूचर के गुड्स पे सर क्या प्लेज क्रिएट नहीं होता, नहीं होता सर, एब्सोल्युटली नो। तो यहां पे आप चाहे तो एक्चुअल डिलीवरी दे दो, ठीक है ना, चाहे आप यहां पे स्पेशल प्रॉपर्टी, यहां पे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कर दो, सिंबॉलिक डिलीवरी कर दो, लेकिन पाउनी के पास हमेशा ही स्पेशल प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर होगा, एक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल प्रॉपर्टी भी आपका ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए हमारे पास यहां पे एक और स्पेसिफिक पॉइंट आता है प्लेज के केस में। तो प्लेज में ना 2 चीज आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है, हमेशा एग्जिस्टिंग गुड्स ही प्लेज होगा, जो एग्जिस्टिंग गुड्स है वो या एग्जिस्टिंग गुड्स में भी जो आइडेंटिफाइड गुड्स है। मान लो ये बहुत महंगा पेन है, ये 10,000 का एक पेन है, अब ऐसे बहुत सारे पेन पड़े हुए हैं, तो एग्जिस्टिंग तो है मेरे पास, लेकिन इसमें से कौन से गुड्स के बदले में मैं यहां पे लोन ले रहा हूं, तो आइडेंटिफाइड भी होना चाहिए। तो एग्जिस्टिंग प्लस आपका यहां पे आइडेंटिफाइड होना सबसे ज्यादा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आ जाता है सर, प्लेज के केस में कभी भी आपके फ्यूचर गुड्स पे प्लेज नहीं होगा, नो प्लेज ऑन फ्यूचर गुड्स। तो कोई भी फ्यूचर गुड्स के ऊपर में कोई भी आपका प्लेज नहीं किया जा सकता, एब्सोल्युटली देयर इज अ बिग नो, फ्यूचर गुड्स पे कभी भी आपका प्लेज नहीं होगा। और तीसरी चीज हमारे पास आती है कि गुड्स की पोजेशन तब तक है जब तक कि आपका प्लेज उस पर क्रिएट है, तो प्लेज तभी तक क्रिएट होगा जब तक आपके पास उसकी पोजेशन है। तो एक गोल्डन लाइन लिख रहा हूं मैं आपके लिए, प्लेज लॉस्ट if possession of goods lost, if possession of goods lost, तो आपका प्लेज लॉस्ट हो जाएगा अगर पोजेशन ऑफ गुड्स यहां पे लॉस्ट हो गया तो पोजेशन ऑफ गुड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू ऑल आर रिक्वायर्ड टू बी कीप इन योर माइंड। तो प्लेज लॉस्ट हो जाएगा अगर सर यहां पे आपका गुड्स का पोजीशन लॉस्ट हो जाएगा, लेकिन एक ही एक सिचुएशन है जहां पे आपका अगर प्लेज लॉस्ट नहीं होगा, भले ही उसका पोजीशन ऑफ गुड्स क्यों ना लॉस्ट हो जाए। तो एक ही सिचुएशन, इसमें एक एक्सेप्शन पार्ट आता है, वो एक्सेप्शन भी आपको लिखवा देता हूं मैं। वो एक्सेप्शन पार्ट है आपका ट्रस्ट रिसीट। एक्सेप्शन है क्या आपका, ट्रस्ट रिसीट। तो अगर आपके पास ट्रस्ट रिसीट है तो उस सिचुएशन में भले ही आपका पोजेशन ऑफ गुड्स लॉस्ट क्यों ना हो जाए, प्लेज आपका तब भी वैलिड रहेगा। तो एक्सेप्शन याद रखिएगा, एक्सेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आप लोगों का केस स्टडीज बन सकता है। पहले चलो इसी के ऊपर में हम यहां पे केस स्टडीज को देख लेते हैं। एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे। हमारे पास मिस्टर रोहित है, ठीक है ना, लेट्स सपोज हमारे पास मिस्टर रोहित है। अब मिस्टर रोहित यहां पे बैंक के पास, मान लो मिस्टर मोहित के पास वो जाता है, बैंक छोड़ो, मिस्टर रोहित जिसको लोन चाहिए था
मिस्टर मोहित ने बोला मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो यहां पे इन्होंने 10 लाख रुपए की लोन प्रोवाइड किया। मिस्टर मोहित कहता है यार दोस्ती दोस्ती अपनी जगह, लेकिन तुम्हें सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तो मिस्टर रोहित ने यहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, सिक्योरिटी ऑफ ज्वेलरी, जिसकी वर्थ लगभग 11 लाख रुपए की थी। 11 लाख की वर्थ थी, जो कि मिस्टर मोहित को यहां पे मिस्टर रोहित ने सिक्योरिटी को प्रोवाइड किया। अब जो हमारे पास मिस्टर रोहित है वो कहां पे रहता था सर? गुरुग्राम। गुरुग्राम में हमारे पास मिस्टर रोहित रहता था, और मिस्टर रोहित की जो पूरी फैमिली थी ना, वो पूरी फैमिली कहां पे रहती थी? लेट्स सपोज उत्तर प्रदेश में रहती थी, ठीक है। अब जो गुरुग्राम में रोहित रह रहा था ना, उसने जो ज्वेलरी दिया था वो ज्वेलरी किसकी थी? इसके वाइफ की थी। तो मिसेस रोहित की कहीं ना कहीं, मिसेस रोहित की ये ज्वेलरी थी जो कि सिक्योरिटी दिया और उसके बदले में लोन ले लिया। अब होता क्या है, फैमिली जो उत्तर प्रदेश में रह रही है वो मिलने के लिए रोहित से आ रही थी। इनकी वाइफ स्पेसिफिकली रोहित के पास मिलने के लिए आई थी। तो अब कहीं ना कहीं हमारे पास जो मिस्टर रोहित है ना, वो मिस्टर रोहित थोड़ा घबराने लग गया कि अपनी वाइफ की ही ज्वेलरी मैंने मोहित को दिया हुआ है एज सिक्योरिटी, उससे 10 लाख रुपए का मैंने लोन लिया हुआ है। अब मेरी वाइफ को इस बात का पता लगेगा तो मुझे बहुत मार पड़ने वाली है। मिस्टर रोहित यहां पे रिक्वेस्ट करता है, मिस्टर रोहित यहां पे रिक्वेस्ट करता है कि आप उस ज्वेलरी का पोजेशन मुझे रिटर्न कर दो जब तक कि मेरी वाइफ उत्तर प्रदेश ना चली जाए, अपने घर ना चली जाए। रिटर्न दी पोजेशन ऑफ ज्वेलरी। अब मिस्टर मोहित जो कि लॉ पढ़ा हुआ है, उसने बोला क्या? उसने बोला कि भाई ये तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये कैसे रिक्वेस्ट कर रहे हो? हमने लॉ पढ़ा हुआ है इस सिचुएशन में, और कानून क्या कहता है? कानून कहता है प्लेज लॉस्ट द पोजेशन लॉस्ट। तो कानून क्या कह रहा है यहां पे? तो हमारे ट्रिगर पॉइंट क्या मिस्टर मोहित के दिमाग में आया कि सर यहां पे कितनी बड़ी रिक्वेस्ट आप कर रहे हो, अगर पोजेशन लॉस्ट हो गया तो प्लेज ही लॉस्ट हो गया, कल को आप पैसा ना भी दोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, है कि नहीं? पोजेशन लॉस्ट इक्वल टू प्लेज लॉस्ट। लेकिन यहां पे मिस्टर मोहित को एक और प्रोविजन याद आया कि अगर मैं यहां पे पोजेशन लॉस्ट कर भी रहा हूं ना, और बदले में अगर मैंने ट्रस्ट रिसीट ले लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यहां पे हमारे पास मिस्टर मोहित ने एक ट्रस्ट रिसीट इशू किया, और इस ट्रस्ट रिसीट के बदले हमारे पास यहां पे पोजेशन को ट्रांसफर कर दिया। तो अब जो हमारे पास मिस्टर मोहित है, मिस्टर मोहित ने पोजेशन ट्रांसफर कर दिया इन एक्सचेंज ऑफ ट्रस्ट रिसीट। देखिएगा नेक्स्ट होता क्या है, जब पोजेशन ट्रांसफर किया तो कुछ टाइम बाद खबर आती है कि मिस्टर रोहित क्या हो गया सर? मिस्टर रोहित यहां पे दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। जब मिस्टर रोहित यहां पे इंसॉल्वेंट हुआ तो जो ऑफिशियल असाइनी था, वो ऑफिशियल असाइनी हमारे पास आया, और ऑफिशियल असाइनी ने जो इसके पास, मिस्टर मोहित के पास जो भी ज्वेलरी थी, क्योंकि अब ज्वेलरी इसके पास आ चुकी है ना, ज्वेलरी थी, वो ज्वेलरी का पूरा पोजेशन हमारे इंसॉल्वेंट होने के पास ऑफिशियल असाइनी के पास आ गया। अब मिस्टर मोहित ये कहता है कि सर ये क्या कर रहे हो? मैंने इसको 10 लाख का लोन दिया और उस 10 लाख के बदले में 11 लाख का मेरे को ज्वेलरी उसने दिया था, बट मेरे पास देखो ट्रस्ट रिसीट भी है। और भले ही, क्योंकि अब ऑफिशियल असाइनी बोलेगा ना कि पोजेशन लॉस्ट प्लेज लॉस्ट, तो मिस्टर मोहित ने यहां पे बोला नहीं सर, शायद आपने नहीं पढ़ा इसका एक्सेप्शन वाला पार्ट। एक्सेप्शन में अगर मैंने उसको ट्रस्ट रिसीट इशू किया है तो वो मेरे पास इंप्लाइड प्लेज रहेगा। तो बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट रिसीट, क्योंकि सर मेरे पास ट्रस्ट रिसीट है, तो आई हैव अ इंप्लाइड प्लेज, और उसके बेसिस पे ऑफिशियल असाइनी को भी सर वो जो भी ज्वेलरी थी वो ज्वेलरी यहां पे रिटर्न करनी पड़ेगी।
मिस्टर मोहित को, और मिस्टर मोहित के ऊपर में सबसे पहला पोजीशन यहां पे माना जाएगा। तो ये आपका पूरा बड़ा केस स्टडीज जो कि मैंने आप लोगों को यहां पे कवर कराया है। देखिएगा, प्लेज लॉस्ट तो पोजेशन लॉस्ट। आइए इसकी कहानी को ध्यान से समझते हैं। तो हमारे पास क्या कह रहा है कि प्लेज आपका सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग गुड्स पे ही क्रिएट होगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में कोई गुड्स मेरे पास आ जाएगा, तो वो फ्यूचर में आ जाएगा ना, तो अभी आपके लिए वो उसके ऊपर में कोई सिक्योरिटी क्रिएट नहीं हो सकता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा हमारे पास कह रहा है क्या कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक बार ही आपका पोजेशन लॉस्ट तो प्लेज भी आपका लॉस्ट हो जाएगा। ये सबसे गोल्डन पार्ट है। लेकिन सर हमारे पास इसका एक्सेप्शन क्या कहता है? एक्सेप्शन कहता है कि अगर पाउनर यहां पे गुड्स रिलीज करना चाहे तो वो कर सकता है बाय ट्रस्ट रिसीट के बदले में। तो लेटर ऑफ ट्रस्ट के बदले में, जिसे ट्रस्ट रिसीट भी बोला जाता है, उसके बदले में आप गुड्स की पोजीशन दे सकते हो। देखिए ट्रस्ट रिसीट क्या होता है सर? तो ट्रस्ट रिसीट कहता है कि आप गुड्स की पोजीशन को होल्ड कर सकते हो इंप्लाइड तरीके से, और उसको बेचने तक का भी आपके पास अधिकार है अगर आपने ट्रस्ट रिसीट को यहां पे होल्ड किया हुआ है तो। दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट आता है कि सर अगर कल को बॉर्वर इनसॉल्वेंट भी हो गया, फिर भी ऑफिशियल रिसीवर के पास पूरा पावर रहेगा कि वो गुड्स को क्लेम कर सकता है। और सर यहां पे ऑफिशियल असाइनी से भी आप गुड्स ले सकते हो। लेकिन जो भी चीज होगा आपका प्लेज डॉक्यूमेंट में, ये सब कुछ यहां पे ट्रस्ट रिसीट के टाइम पे साफ साफ क्लियरली लिखा होना चाहिए, सो दैट किसी भी टाइप की कंफ्यूजन या आपका कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। दिस इज ऑल अबाउट योर द प्लेज लॉस्ट व्हेन द पोजेशन लॉस्ट। ठीक है ना? अब एक और पॉइंट है, इसको भी कर ही लेते हैं। प्लेज अंडर द वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में प्लेज किस तरीके से क्रिएट होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कि जिसमें कंसेंट फ्री ना हो। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वेयर कंसेंट इज नॉट फ्री। जहां पे कोई कंसेंट फ्री नहीं है तो वो आपका यहां पे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। आप लोगों को मैंने वो बताया था। अब वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट कब कब फ्री नहीं होता है सर? जब वो कॉन्ट्रैक्ट आपका कोर्जन से हुआ है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट आपका मिस रिप्रेजेंटेशन से हुआ है, तो वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपका माना जाएगा। तो हमारे पास कहता है, देखो एग्जांपल से समझोगे तो ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। हमारे पास देखिए एग्जांपल से समझिए। देखिए हमारे पास लेट्स से सपोज हमारे पास यहां पे मिस्टर राम है। अब मिस्टर राम जो कि मिस्टर श्याम के पास जाता है क्या करने के लिए? गुड्स को खरीदने के लिए। मिस्टर श्याम को मिस्टर राम कहता है कि मुझे यहां पे क्या चाहिए, मुझे कोई गुड्स चाहिए। अब वो गुड्स की जो मार्केट प्राइस होती है, वो मार्केट प्राइस कितनी होती है? एट द ₹2000 पर पीस। पर पीस यहां पे होता है 2000 का। मिस्टर राम दिखाता है कट्टा, कहता है यूपी से है 2000 का कहां से हम देंगे? तो यहां पे सीधा ऑन द गन पॉइंट पे मिस्टर एक्स ने बोला कि आई एम रेडी टू बी बाय एट द ₹500 पर पीस। तो ये जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब किसी कट्टे के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जहां पे सामने वाला पार्टी बेचना नहीं चाहता बट जान की परवाह है, जान की परवाह करनी पड़ेगी उसे क्योंकि गन पॉइंट पे वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, इसे कहते हैं आपका वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और जब भी कोई वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में टिल वाइडेबल आपका यहां पे इसको कैंसिल नहीं किया, मिस्टर श्याम अभी भी डरा हुआ है। मिस्टर राम ने आगे यहां पे लोन ले लिया किससे? मिस्टर विजय से। मान लो मिस्टर विजय से इन्होंने मान लो 5 लाख रुपए का यहां पे लोन ले लिया और यही गुड्स, यही सेम पोजेशन वाली गुड्स, यही सिक्योरिटी यहां पे प्रोवाइड कर दिया। तो इस सिचुएशन में क्वेश्चन आता है कि सर क्या ये वैलिड प्लेज माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो देखिए ये वैलिड प्लेज माना जाएगा एब्सोल्युटली, लेकिन एक कंडीशन के साथ। वो कंडीशन क्या है सर? वो कंडीशन ये है
कि मिस्टर विजय यहां पे गुड फेथ में एक्ट कर रहा हो, मिस्टर विजय अगर गुड फेथ में एक्ट कर रहा है तो हां सर ये वैलिड प्लेज माना जाएगा। अगर मिस्टर विजय गुड फेथ में एक्ट नहीं कर रहा तो ये इनवैलिड प्लेज माना जाएगा। मतलब क्या कि अगर मिस्टर राम को पता था कि ये गन पॉइंट पे गुड्स खरीद के मुझे प्लेज कर रहा है तो वैलिड नहीं होगा, अगर इसे नहीं पता था तब वो वैलिड माना जाएगा। तो हमारे पास कह रहे हैं कि अगर राम की बात कर रहा हूं, अगर राम के पास कोई गुड्स आया है जिसकी पोजेशन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में है, तो इस सिचुएशन में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आपका रिसाइन नहीं हुआ है और जो सेलर ऑफ द गुड्स है उसने यहां पे हमारे पास आगे उसने वैलिड प्लेज क्रिएट किया जिसमें जो आपका पाउनी वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है विदाउट द नोटिस ऑफ प्रीवियस सेल, तो इस सिचुएशन में वो वैलिड प्लेज आपका माना जाएगा। ठीक है ना। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आपके मॉड्यूल डी का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है जहां पे हम लोग देखेंगे सर एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से क्रिएट होता है, सर कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट है भी कि या नहीं है, और साथ में हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एजेंसी। तो कितने कितने टाइप के एजेंसीज हमारे पास होते हैं उसको भी हम आज के ही सेशन में डेफिनेटली कवर करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, स्पेशल एजेंट्स क्या हैं, यूनिवर्सल एजेंट्स क्या हैं, आपके मर्केंटाइल एजेंट्स क्या हैं, नॉन मर्केंटाइल एजेंट्स क्या हैं। तो ये सारे ही टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। देखते हैं डिटेल में, समझते हैं। हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसीज के बहुत सारे सेक्शंस हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जब मैं बात कर रहा हूं सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एजेंसी से रिलेटेड क्रिएट किया गया है। जैसे एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल से ज्यादा आपको समझ में आएगा। लेट्स से सपोज मेरे पास मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स यहां पे हमारे पास एक बिजनेसमैन है जो कि बहुत सारे बिजनेसेस को ऑपरेट कर रहा है, अलग अलग बिजनेसेस में वो डील करता है। जैसे कि सर रियल एस्टेट बिजनेस में डील करता है, फार्मास्यूटिकल बिजनेस, एफएमसीजी बिजनेस हो गया आपका, इन सभी बिजनेस में बहुत टाइम से ये एंगेज है। साथ में ये टेक्सटाइल के बिजनेस में भी एंगेज है। नाउ मिस्टर एक्स इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम ऑफ द पर्सन दैट कैन बी मैनेज देयर स्पेसिफिकली द एफएमसीजी बिजनेस, क्योंकि बाकी सभी के लिए वो इजिली मैनेज कर पा रहा है। तो यहां पे उसने यहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर वाई के साथ। अब मिस्टर वाई को एज अ वो अपॉइंट करेगा, क्या एज अ अपॉइंट करेगा एजेंट। इस सिचुएशन में मिस्टर वाई विल बी एक्ट एज अ एजेंट, क्योंकि सर मिस्टर वाई को यहां पे अपॉइंट किया जा रहा है। अब सर एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट का मतलब वैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो इस पे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसका डेफिनेशन हमारे पास प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, नॉट प्रिस्क्राइब्ड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो 1872 के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं किया है सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का डेफिनेशन। तो अब क्वेश्चन हमारे पास ये निकल के आता है कि सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होगा क्या? तो इसकी जो डेफिनेशन है और उसके मीनिंग की इंटरप्रिटेशन बहुत सारे जजमेंट से ली गई है। तो आप बोलोगे ना कि सर आप ये जो बता रहे हो एजेंसी, तो ये कैसे पता लगा? तो इसका जो यहाँ पे डेफिनेशन है वो डेफिनेशन और जो आप कह सकते हो मीनिंग, ये डेफिनेशन और मीनिंग आपका यहाँ पे लिया गया है बहुत सारे कोर्ट जजमेंट से। तो कोर्ट के जजमेंट से पता लगता है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो मिस्टर एक्स ने यहाँ पे अपॉइंट किया एजेंट को। अब किस पर्पस के लिए? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाएगी कि सर पर्पस आपका डिफाइन होना चाहिए। किस पर्पस के लिए आप किसी पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो? तो पर्पस क्या है कि सर वो एफएमसीजी के जो बिजनेस है उसको यहां पे इजीली मैनेज करे। तो एफएमसीजी के जो बिजनेस है उसको इजीली मैनेज करे, दैट्स व्हाई द रीजन मिस्टर वाई को एज अ एजेंट यहां पे अपॉइंट किया गया है। अब हमारे पास अब मिस्टर एक्स के कंसेप्ट से देखें तो कंसिडरेशन है, बट मिस्टर वाई के कंसेप्ट से कोई कंसिडरेशन नहीं है। लेट्स सपोज यहां पे हमारे पास मिस्टर एक्स कहता है कि तुम मेरे पास एज अ एजेंट काम करो, बट तुम्हें मैं इसके बदले में कोई भी पैसा पे नहीं करूंगा, आई विल नॉट पे यू एनीथिंग। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है, चैट बॉक्स में मुझे आप लोग बताइएगा, क्या इस सिचुएशन में हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वैलिड होगा या नहीं होगा? एक बार ये आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मेरा क्वेश्चन बहुत क्लियर है। देखिए इस सिचुएशन में मिस्टर एक्स यहां पे कह रहा है कि मैं एफएमसीजी के बिजनेस को मैनेज करने के लिए तुम्हें मैं अपॉइंट कर रहा हूं, बट मैं तुम्हें कुछ भी पे नहीं करूंगा। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्या यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वैलिड होगा?
या नहीं होगा, एक बारी आप अपना आंसर चैट बॉक्स में बता दें। इस केस स्टडीज पे पहले भी आपके क्वेश्चन बन चुके हैं। मैं बता दूं, इस सिचुएशन में हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एब्सोल्युटली आपका वैलिड माना जाएगा। हाँ जी, सही सुन रहे हो आप लोग, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आपका एब्सोल्युटली वैलिड